तो आज की इस वीडियो में बिजनेस स्टडी क्लास 12th की पूरी किताब का निचोड़ करके मोस्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्टिव क्वेश्चन की कंप्लीट सॉल्यूशन करेंगे जो आपके 2021 के इंटर की एग्जाम में 100% आएंगे, यानी गारंटी आएंगे। सो आज की इस वीडियो को कंप्लीट जरूर देखिए और लाइक करके अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए जिससे आपके दोस्तों को भी फायदे हो सके। और यदि आप चैनल में नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए जिससे हमारी हर नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले और आप उन वीडियोज को सबसे पहले देख पाएं। तो चलिए आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं VVI सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन, बस इतना ही पढ़ना है पूरे किताब में। मतलब कि जो सब्जेक्टिव क्वेश्चन मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ बस आपको इतना ही पढ़ना है और मैं आप लोगों को बता दूंगा कि आपको किस चैप्टर से कितने सब्जेक्टिव क्वेश्चन की तैयारी करनी है। तो चलिए हम लोग देखते हैं। और यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं चैप्टर 1 प्रबंध की प्रकृति एवं महत्व, इससे आपको मात्र 7 ही सब्जेक्टिव क्वेश्चन की तैयारी करनी है। तो चलिए देखते हैं कि वो कौन कौन से 7 सब्जेक्टिव क्वेश्चन है जिसे आपको पढ़ना है और इससे ज़्यादा आपको तैयारी करने की कोई ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे देखिए हम लोगों का पहला क्वेश्चन, प्रबंध एक सरल विज्ञान है कैसे। प्रबंध जो है ये एक सरल विज्ञान है कैसे। देखिए ये क्वेश्चन 2018 की फाइनल की एग्जाम में पूछा गया था, मतलब कि इंटर की एग्जाम में पूछा गया था। तो इसका आंसर होगा प्रबंध एक सार्वभौमिक विषय है, इसके सिद्धांत और नियम भिन्न भिन्न परिस्थितियों में भिन्न भिन्न परिणाम उत्पन्न कर सकते हैं। प्रबंध के सिद्धांत परिस्थितियों पर निर्भर करते हैं जिस कारण इसके प्रयोग से हर समय समान परिणाम नहीं निकलते। यही कारण है कि अर्नेस्ट डेल ने प्रबंध को मुलायम अथवा मृदु विज्ञान कहा है। ये क्वेश्चन काफ़ी VVI है, यानी काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके फाइनल की एग्जाम के लिए। तो आप लोग इसको आराम से पढ़ लीजिएगा, वीडियो को पॉज करके भी आप पढ़ सकते हैं। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। प्रबंध क्या है, इसकी परिभाषा दीजिए। प्रबंध क्या है, व्हाट इज मैनेजमेंट, यानी प्रबंध क्या है इसकी परिभाषा दीजिए, डिफाइनेशन इट। तो इसका आंसर होगा प्रबंध संस्था के पूर्व निर्धारित लक्ष्यों और उद्देश्यों की प्राप्ति के मानवीय तथा गैर मानवीय साधनों के अधिकतम उपयोग की सामूहिक प्रयत्न की सामाजिक प्रक्रिया है। हेनरी फ्योल के अनुसार प्रबंध से आशय पूर्व अनुमान लगाना तथा नियोजन करना, संगठन तथा समन्वय करना, निर्देश तथा नियंत्रण करना है। ओके, तो आप लोग वीडियो को पॉज करके यानी रोक के आपको इसे याद करना है। चलिए आगे देखते हैं। और यदि आप लोग 400+ मार्क्स लाना चाहते हैं और कम समय में आप अच्छा प्रदर्शन करना चाहते हैं तो 1 मिनट ध्यान से सुनिएगा। क्या आप एक ऐसा स्पेशल ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं जिसमें आपको हर सब्जेक्ट अकाउंटेंसी, बिजनेस स्टडीज़, एंटरप्रेन्योरशिप, इकोनॉमिक्स, हिंदी और इंग्लिश का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का PDF मिल सके और आपकी तैयारी बेहतर हो। PDF में आपको ऑब्जेक्टिव एंड सब्जेक्टिव दोनों मिलेगा, आंसर के साथ बहुत ही कम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मिलेगा जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके 2021 की फाइनल की एग्जाम के लिए। सिर्फ वही क्वेश्चन मिलेगा जिससे आप आसानी से अच्छा मार्क्स बना पाओ। और पिछले साल कई विद्यार्थियों ने 85% तक मार्क्स लाया था। कितना मार्क्स लाया था, तो 425 मार्क्स तक लाया था। अगर आप भी चाहते हैं कि आपको कम समय में अच्छा मार्क्स आए तो स्पेशल ग्रुप को जरूर ज्वाइन कीजिए। और स्पेशल ग्रुप को ज्वाइन करने के लिए आपको मात्र 51 रुपये पेमेंट करना होगा। कितने रुपये पेमेंट करना है, तो आपको मात्र 51 रुपये पेमेंट करना है और आपको सारी सब्जेक्ट की जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो सारा आपको आंसर के साथ दिया जाएगा, मतलब कि उसमें आंसर भी रहेगा जिससे आप आसानी से 80%+ यानी 400 के आसपास मार्क्स आप आसानी से ला सकते हैं। ये पिछले 5 ईयर्स का रिकॉर्ड है। सो जो स्टूडेंट अभी तक ज्वाइन नहीं किए हैं, ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, देख लीजिए, इसे आप नोट कर लीजिए 7493991890 7493991890। इस नंबर पे आप व्हाट्सएप पे स्पेशल ग्रुप लिखकर मैसेज कीजिए तो आपको स्पेशल ग्रुप में ऐड किया जाएगा मात्र 51 रुपये की पेमेंट करने पर। मतलब कि मात्र 51 रुपये में आपकी सारी सब्जेक्ट की ऑब्जेक्टिव एंड सब्जेक्टिव कंप्लीट की जाएगी जिससे आप आसानी से 400 के आसपास मार्क्स ला सकें। पिछले वीडियो में बताया था तो बहुत सारे स्टूडेंट अभी तक ऐड हो चुके हैं और जो न्यू स्टूडेंट हैं जो अभी तक ज्वाइन नहीं किए हैं वो इस पर मैसेज जरूर कीजिएगा। तो चलिए हम लोग वीडियो को कंटिन्यू करते हैं और मैं बताता हूं कि आपको जो अच्छा मार्क्स गारंटी के साथ आएगा यदि आप स्पेशल ग्रुप को ज्वाइन करके पढ़ाई करते हैं तो। और यहां पे आप लोग देख सकते हैं हम लोगों का तीसरा नंबर क्वेश्चन, एक पेशे के रूप में प्रबंध की मूल विशेषताओं का वर्णन कीजिए। एक क्वेश्चन 2016 में पूछा गया था। तो आंसर यानी उत्तर, विद्वानों के अनुसार प्रबंध एक पेशा है क्योंकि इसमें पेशे की निम्नलिखित विशेषताएं विद्यमान है। पहला क्या होगा, प्रबंध की विधि वैज्ञानिक होती है। प्रबंध के कार्य करने एवं नेतृत्व प्रदान करने की निश्चित विधियां हैं।
दूसरा, प्रबंध का शिक्षण एवं प्रशिक्षण देने वाली मान्यता प्राप्त संस्थान की स्थापना की गई है। तीसरा, प्रबंध ज्ञान का समूह है जिसे दूसरों को हस्तांतरित किया जा सकता है। चौथा, प्रबंध में भी अनुशासन पाया जाता है, पेशेवर प्रबंधक उन्हीं के आधार पर कार्य करते हैं। ओके, तो ये तीन जो है यानी चार को आपको याद कर लेना, ये चार टॉपिक है, इसका 4 पॉइंट है। तो एक पेशे के रूप में प्रबंध की मूल विशेषताओं का वर्णन कीजिए, तो ये उनका 4 विशेषताएं हैं, तो आप याद कर लीजिए इसे। और नेक्स्ट हम लोगों का चौथा नंबर क्वेश्चन नंबर 4, प्रबंध में हेनरी फ्योल के योगदान का वर्णन कीजिए। तो आंसर होगा हेनरी फ्योल द्वारा प्रबंध के कार्यों का वर्गीकरण। प्रबंध के कार्यों का सर्वप्रथम वर्गीकरण हेनरी फ्योल ने किया। उन्होंने प्रबंध के तत्वों को ही उसके कार्य माने हैं। हेनरी फ्योल के अनुसार प्रबंध का अर्थ पूर्व अनुमान तथा योजना बनाना, संगठन करना, आदेश देना, समन्वय करना तथा नियंत्रण करना है। इस प्रकार इसके अनुसार प्रबंध के निम्नलिखित 5 कार्य स्पष्ट होते हैं जिसे POCCC से जाना जाता है। क्या हो जाएगा? पहला कार्य पूर्व अनुमान तथा योजना बनाना, दूसरा संगठन करना, तीसरा आदेश देना, चौथा समन्वय करना एवं 5वां जो है नियंत्रण करना। तो आप इस आराम से याद कर लीजिए, वीडियो को पॉज करके आप याद कर लीजिए। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पे देखिए हम लोगों का 5 नंबर क्वेश्चन, क्या प्रबंध एक पेशा है? क्या प्रबंध एक पेशा है? तो इसका आंसर देखिए, प्रबंध को अभी पेशा कहना तर्क संगत नहीं है। यद्यपि प्रबंध के लिए औपचारिक शिक्षा एवं प्रशिक्षण का महत्व बढ़ता जा रहा है, यह भी स्वीकार किया जा चुका है कि वही व्यक्ति संस्थाओं का प्रबंध करने में सफल हो सकता है जो प्रबंध शास्त्र का अच्छा ज्ञाता हो। प्रबंध के सामाजिक उत्तरदायित्व का महत्व भी दिनों दिन बढ़ता जा रहा है। प्रबंधकों के संघों की स्थापना भी अब होने लगी है, किंतु फिर भी प्रबंध को संभालने के इच्छुक व्यक्तियों की न्यूनतम योग्यता कानूनी रूप से निर्धारित नहीं की गई है और ना ही कार्य में प्रवेश पाने वालों के लिए लाइसेंस प्राप्त करने की कोई व्यवस्था है। प्रबंधकों की कोई आचार संहिता भी नहीं है। नेक्स्ट हम लोगों का 6 नंबर क्वेश्चन नंबर 6, प्रबंध के स्तर से आपका क्या अभिप्राय है? यह क्वेश्चन 2015 में पूछा गया था। तो आंसर यानी उत्तर, प्रबंध के स्तर से तात्पर्य संगठन में विभिन्न पदों के बीच एक रेखा अंकित करने से है, अर्थात यह किसी संस्था के प्रबंध पदों में आदेश निर्देश की व्यवस्था है। यह एक प्रकार का खाका है जो यह स्पष्ट करता है कि किसी अधिकारी की क्या स्थिति है, कौन किसको आदेश देगा तथा कौन किससे आदेश प्राप्त करेगा। वर्तमान में प्रबंधकीय स्तरों की कोई निश्चित संख्या नहीं है। मूल रूप में प्रबंध के निम्नलिखित 3 स्तर है। कौन कौन? तो उच्च स्तरीय प्रबंध, मध्य स्तरीय प्रबंध एवं पर्यवेक्षकीय प्रबंध, जिसे हम लोग निम्न स्तरीय प्रबंध के नाम से भी जानते हैं। तो कितने स्तर हैं? 3 है। तो इसे आप लोग आराम से पढ़ लीजिए। चलिए आगे देखते हैं। और नेक्स्ट हम लोगों का 7 नंबर क्वेश्चन, प्रबंध का महत्व क्या है? प्रबंध का महत्व क्या है? तो आंसर, प्रबंध का महत्व, प्रबंध उत्पादन का एक घटक है जिसके द्वारा न्यूनतम लागत पर अधिकतम कार्यक्षमता के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए सभी साधनों को संगठित करके उनका प्रयोग किया जाता है। शायद प्रबंध से अधिक महत्वपूर्ण मानव क्रिया का कोई और क्षेत्र नहीं है। ठीक है, तो हम लोगों को चैप्टर 1 से मात्र 7 ही सब्जेक्टिव क्वेश्चन की तैयारी करनी है, तो आप आराम से कर लीजिए। आगे देखिए चैप्टर 2 प्रबंध के सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट, इससे आपको मात्र 3 क्वेश्चन करना है। कितने क्वेश्चन? तो ओनली 3 क्वेश्चन। चलिए देखते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन, वैज्ञानिक प्रबंध की परिभाषा दीजिए, किन्हीं 3 सिद्धांतों के बारे में बताइए। ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। वैज्ञानिक प्रबंध 2 शब्दों के मेल से बना है, एक वैज्ञानिक और दूसरा प्रबंधन। वैज्ञानिक शब्द का अर्थ है विज्ञान संबंधी और प्रबंध शब्द का अर्थ है अन्य व्यक्तियों से कार्य कराने की युक्ति। अतः वैज्ञानिक प्रबंध से आशय किसी कार्य को विशिष्ट ज्ञान सामग्री के आधार पर विभिन्न मानवीय प्रयासों द्वारा पूरा करना है। FW टेलर के अनुसार वैज्ञानिक प्रबंध यह जानने की कला है कि आप लोगों से यथार्थ में क्या कराना चाहते हैं तथा यह देखना चाहते हैं कि वे उसको सुंदर तथा सस्ते ढंग से करें। इसके सिद्धांत निम्नलिखित हैं। पहला क्या? विज्ञान ना कि अंगूठा राज, दूसरा संगति ना कि असंगति, और तीसरा सहयोग ना कि व्यक्तिवाद। ये तीनों इसका क्या है? तो सिद्धांत हैं, जिसको आप आराम से पढ़ लीजिए। आगे देखिए हम लोगों का 9 नंबर क्वेश्चन, समय अध्ययन तथा गति अध्ययन में अंतर कीजिए। इसका आंसर होगा समय अध्ययन तथा गति अध्ययन में अंतर। आपको करना कैसे है, आपकी जो कॉपी है उसको इस टाइप से 2 भागों में बांट देना है। ठीक है, एक साइड आपको लिखना है समय अध्ययन और दूसरे टाइप आपको लिखना है गति अध्ययन। तो पहले आपको लिखना होगा समय अध्ययन में, फिर दूसरी बार यानी बाद में आपको लिखना होगा गति अध्ययन में। तो चलिए देखते हैं आपको कैसे लिखना है। तो आपको लिखना होगा समय अध्ययन मतलब कि इस तरफ। ठीक है, जो आप जो यहाँ पे लकीर खींचे हैं उसके इस साइड में आपको लिखना है, बाद में इस साइड में लिखा जाएगा गति अध्ययन।
तो इसका आशय उस अध्ययन से है जिसके अंतर्गत यह ज्ञात किया जाता है कि सामान्य परिस्थितियों में एक औसत श्रमिक को एक विशेष कार्य को पूरा करने में कितना समय लगना चाहिए। इसका उद्देश्य किसी कार्य के करने का प्रमाणित समय निश्चित करना है। समय अध्ययन करते समय स्टॉपवॉच का उपयोग किया जाता है। देखिए गति अध्ययन अब आपको इस साइड में लिखना है। इसका आशय उस अध्ययन से है जिसके अंतर्गत एक श्रमिक का किसी यंत्र पर कार्य करने के दौरान की जाने वाली हरकतों का ध्यान करके अनावश्यक हरकतों को कैसे समाप्त किया जा सकता है। इसका उद्देश्य काम के दौरान की जाने वाली हरकतों को न्यूनतम करना है। गति अध्ययन करते समय फोटोग्राफिक विधि का उपयोग किया जाता है। यहाँ पे देखिए आप लोगों का 2 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन रहा है। क्या क्या? तो समय अध्ययन करते समय स्टॉप वॉच का और गति अध्ययन करते समय फोटोग्राफिक विधि का उपयोग किया जाता है। इसको आप याद रखिएगा, ये जो है कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मतलब कि अंतर करने के लिए। आगे देखिए हम लोगों का 10 नंबर क्वेश्चन, वैज्ञानिक प्रबंध के 3 सिद्धांतों को बताइए। देखिए 2 बार पूछा जा चुका है, तो आंसर होगा वैज्ञानिक प्रबंध के सिद्धांत। वैज्ञानिक प्रबंध की योजना को सफल बनाने के लिए उसके जन्मदाता FW टेलर ने वैज्ञानिक प्रबंध के निम्नलिखित सिद्धांतों को प्रतिपादित किया है। पहला, विज्ञान ना कि अंगूठा राज। इस सिद्धांत के अनुसार वैज्ञानिक प्रबंध में प्रत्येक कार्य वैज्ञानिक एवं तर्कपूर्ण पद्धतियों के आधार पर किया जाता है और अंगूठा राज का बहिष्कार किया जाता है। दूसरा देखिए, संगति ना कि असंगति। वैज्ञानिक प्रबंध का दूसरा महत्वपूर्ण सिद्धांत यह है कि इसके अंतर्गत संस्था के विभिन्न स्तरों पर पाए जाने वाली असंगतियों अर्थात मेल न खाने वाली या पति की स्थिति को समाप्त करके उन्हें अनुकूल बनाया जाता है। इससे कार्य परिणामों का तुलनात्मक अध्ययन करना सरल हो जाता है। तीसरा देखिए, सहयोग ना कि व्यक्तिवाद। वैज्ञानिक प्रबंध का तीसरा सिद्धांत यह है कि इसके अंतर्गत व्यक्तिवाद के आधार पर सहयोग की भावना को प्रोत्साहन प्रदान किया जाता है। यह सहयोग न केवल कर्मचारियों में आपस में ही बल्कि कर्मचारियों और मालिकों में भी हो। अब देखिए हम लोगों को तीसरा चैप्टर यानी 3rd चैप्टर व्यावसायिक पर्यावरण बिजनेस एनवायरनमेंट, इससे आपको कितना, तो इससे आपको मात्र एक ही क्वेश्चन की तैयारी करनी है। तो देखिए वो कौन सा क्वेश्चन है। व्यावसायिक पर्यावरण से आप क्या समझते हैं? तो आंसर, व्यावसायिक पर्यावरण यानी वातावरण का अर्थ। व्यावसायिक वातावरण से आशय उन समस्त घटकों, शक्तियों, परिस्थितियों के योग से है जो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से व्यवसाय को प्रभावित तो करते हैं किंतु उन पर व्यावसायिक संस्था या प्रबंध का कोई नियंत्रण नहीं होता है। आगे देखिए हम लोगों का यहाँ पे चैप्टर 4 नियोजन यानी प्लानिंग, इससे 6 क्वेश्चन की तैयारी करनी है। मतलब कि इससे 6 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की तैयारी, आपको ऑब्जेक्टिव नहीं सब्जेक्टिव क्वेश्चन की तैयारी करनी है। तो 12 नंबर, नियोजन का अर्थ एवं परिभाषा बताइए। तो आंसर होगा नियोजन का अर्थ एवं परिभाषाएं। नियोजन प्रबंध का प्रमुख एवं प्राथमिक कार्य है। नियोजन का अर्थ भविष्य के बारे में अनुमान लगाना है। नियोजन में इस बात का निर्णय करना है कि क्या करना है, कहाँ करना है, कब करना है और कैसे करना है और किस व्यक्ति द्वारा किया जाना है शामिल किया जाता है। तो इसे आप आराम से वीडियो को पॉज करके 2-3 बार में पढ़ सकते हैं आप आराम से। आगे हम लोगों का 13 नंबर क्वेश्चन, क्या केवल नियोजन सफलता सुनिश्चित करता है? तो आंसर होगा नहीं। सफलता प्राप्त करने के लिए नियोजनकर्ता को प्रयास करना होता है। ठीक है। अब 14 नंबर क्वेश्चन देखिए, नियोजन किस प्रकार नियंत्रण को संभव बनाता है? तो आंसर होगा नियोजन के अंतर्गत प्रत्येक प्रबंध अपने अधीनस्थों की प्रक्रिया पर सर्वोत्तम ढंग से नियंत्रण स्थापित करने का प्रयत्न करता है। नियोजन को प्रभावी बनाने के लिए नियोजित ढंग से अधीनस्थों के क्रियाकलापों का भी माप किया जाता है। यही नहीं, बजट भी नियोजन का एक अंग है और साथ ही यह नियंत्रण का भी एक अंग है। अतः बजट द्वारा प्रबंधकीय नियंत्रण प्रभावी बनता है। और नेक्स्ट हम लोगों का 15 नंबर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, नियोजन एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, कैसे समझाइए? तो आंसर होगा नियोजन एक ऐसी प्रक्रिया है जो संस्था के साथ ही प्रारंभ होती है और संस्था के समाप्त होने पर ही समाप्त होती है। अर्थात जब तक कोई संस्था चल रही है नियोजन प्रक्रिया भी चलती रहती है। एक प्रबंधक जब अपना कार्य करता है और जैसे ही पहला कार्य पूरा करता है फिर दूसरा कार्य करने के लिए योजना बनाता है, यह क्रम चलता ही रहता है। आगे देखिए हम लोगों का 16 नंबर क्वेश्चन, नियोजन एक मानसिक प्रक्रिया है, संक्षेप में स्पष्ट कीजिए। आंसर होगा नियोजन प्राथमिक रूप में बौद्धिक एवं मानसिक प्रक्रिया है, क्योंकि योजना बनाने वालों को संभावित कार्य विधियों एवं विकल्पों में से सर्वोत्तम का चयन करना होता है। यह कार्य दूरदर्शिता, विवेक एवं चिंतन पर निर्भर करता है, जिसे हर कोई व्यक्ति नहीं कर सकता है। आगे हम लोगों का 17 नंबर क्वेश्चन, नियोजन की सीमाओं को लिखें। तो आंसर होगा नियोजन की सीमाएं निम्नलिखित है। पहला, परिवर्तनशील वातावरण में नियोजन प्रभावी नहीं रहता है। दूसरा, नियोजन
देख लीजिए कितना है, तो नियोजन की दो सीमाएं हैं, परिवर्तनशील वातावरण में नियोजन प्रभावी नहीं रहता और दूसरा नियोजन रचनात्मक को, यानी ये दोनों जो है उसका क्या है, तो सीमाएं हैं। आगे देखिए हम लोगों का चैप्टर नंबर 5 संगठन यानी ऑर्गेनाइजेशन, इससे आपको 6 क्वेश्चन की तैयारी करनी है। तो देखिए 18 नंबर क्वेश्चन, कार्यक्रम संगठन के 2 लाभ बताइए। तो आंसर होगा लाभ या फिर गुण, दोनों सेम है। तो पहला लाभ यानी गुण, विशिष्टीकरण पर आधारित होने के कारण दक्षता में वृद्धि होती है और दूसरा विशेषज्ञों की नियुक्ति के कारण अनुसंधान के कार्य को प्रोत्साहन मिलता है। आगे देखिए हम लोगों का 19 नंबर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19, अधिकार का क्या अर्थ है। अधिकार जो है उसका क्या अर्थ है। तो आंसर होगा अधिकार से आशय किसी व्यक्ति को प्राप्त उस वैधानिक शक्ति से है जिसके आधार पर वह दूसरों अर्थात अधीनस्थों को कार्य के निष्पादन के संबंध में आदेश देता है तथा उनसे कार्य लेता है। आगे देखिए हम लोगों का यहाँ पे 20 नंबर क्वेश्चन, संगठन प्रक्रिया में क्या कदम है। एक क्वेश्चन देखिए पूछा गया 2015 एवं 16 और संगठन प्रक्रिया को समझाइए, एक क्वेश्चन 2016 में। मतलब एक ही क्वेश्चन को 2 तरीके से एक ही साल में पूछा गया है। और यहाँ पे देखिए संगठन प्रक्रिया के विभिन्न चरणों को बताइए, ये भी क्वेश्चन 2016 में पूछा गया है। मतलब तीनों, एक क्वेश्चन जो है तीनों क्वेश्चन का आंसर सेम है लेकिन अलग अलग टाइप से, एक ही जो है 2016 में ही तीनों को पूछा गया है, जो कि एक ही क्वेश्चन है, आंसर सेम है। तो आप समझ सकते हैं कि कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो चलिए इसका आंसर देखते हैं, आपको आंसर याद रखना होगा। तो आंसर होगा संगठन प्रक्रिया के अंतर्गत उठाए जाने वाले प्रमुख कदम निम्नलिखित है। पहला, संस्था के उद्देश्यों एवं लक्ष्यों का निर्धारण करना, दूसरा विभिन्न क्रियाओं का निर्धारण, तीसरा क्रियाओं का श्रेणीबद्ध किया जाना, चौथा कर्मचारियों के मध्य कार्य का आवंटन। याद रखिएगा ये 4 कदम है। क्वेश्चन था कि संगठन प्रक्रिया में क्या कदम है, दूसरा क्वेश्चन संगठन प्रक्रिया को समझाइए और अथवा में संगठन प्रक्रिया के विभिन्न चरणों को बताइए। तो ये चरण उनका है, इसको आप याद कर लीजिए। आगे देखिए हम लोगों का 21 नंबर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21, अंतरण के तत्वों का वर्णन कीजिए। तो आंसर होगा अंतरण से तात्पर्य उत्तरदायित्व तथा अधिकार को दूसरों के सुपुर्द करने तथा निष्पादन हेतु जिम्मेदारी सृजन से है। अंतरण तत्व इस प्रकार है। पहला प्रकार क्या है, अधिकार। अधिकार से तात्पर्य एक व्यक्ति के उस अधिकार से है जिसके आधार पर वह अपने अधीनस्थों को नियंत्रित करता है। दूसरा, उत्तरदायित्व, एक अधीनस्थ कर्मचारी के लिए दिए गए कार्यों का भली भांति निष्पादन करना उसका आवश्यक उत्तरदायित्व है। तीसरा, जवाबदेही, निस्संदेह अधिकार अंतरण एक कर्मचारी को अपने उच्च अधिकारी के प्रति काम करने की सामर्थ्य देता है, लेकिन फिर भी जवाबदेही अभी भी उस अधिकारी को ही बनी रहती है। तो ये हो गया इसका तीसरा ऑप्शन हो गया। क्या हो गया, तो अंतरण के तत्व कौन कौन, तो पहला अधिकार, दूसरा उत्तरदायित्व, तीसरा जवाबदेही। आगे देखिए हम लोगों का 22 नंबर क्वेश्चन, क्रियात्मक संगठन क्या है, इसकी क्या विशेषताएं हैं। तो आंसर होगा क्रियात्मक संगठन वह संगठनात्मक व्यवस्था है जिसमें अधिकार की रेखाएं कई क्रियात्मक विशेषज्ञों के मध्य से होती हुई प्रत्येक श्रमिक तक पहुंचती है। अधिकार का प्रत्येक स्तर योजना एवं अपने अधीनस्थों के संपूर्ण नहीं बल्कि कुछ कार्यों के लिए उत्तरदायी होता है। तो देखिए अब इसकी विशेषताएं कौन कौन सी है। तो पहला विशेषता, विशिष्टीकरण पर आधारित होने के कारण दक्षता में वृद्धि होती है और दूसरा विशेषज्ञों की नियुक्ति के कारण अनुसंधान के कार्य को प्रोत्साहित करती है। मतलब 2 इसकी विशेषताएं हैं। आगे देखिए हम लोगों का 23 नंबर क्वेश्चन, क्या उत्तरदाता का अंतरण किया जा सकता है, लिखिए। तो आंसर होगा उत्तरदाता के बारे में एक महत्वपूर्ण प्रश्न यह उठता है कि क्या एक अधिकारी अपने अधीनस्थों को अधिकारों का अंतरण करके अंतिम उत्तरदाता से मुक्त हो जाता है, अर्थात क्या वह अधिकार सौंपने पर अधीनस्थों द्वारा किए जाने वाले कार्यों की सफलता या असफलता के कारण अपने उच्च अधिकारियों के प्रति जवाबदेह नहीं रहता है, अर्थात क्या एक अधिकारी का उच्च अधिकारी सीधे ही अधिकारियों के अधीनस्थों को जिम्मेदार ठहरा सकते हैं। इन सभी प्रश्नों का उत्तर नहीं में दिया जाएगा, क्योंकि केवल अधिकारों को ही अधिकार सौंपने को कहा जाता है, क्योंकि केवल अधिकारों को ही सौंपा जा सकता है, उत्तरदाता को नहीं। ठीक है, तो आप इसको आराम से याद कर लीजिए। आगे देखिए हम लोगों का चैप्टर 6 नियुक्तिकरण यानी स्टाफिंग, ओनली 6 क्वेश्चन। किसने क्वेश्चन, तो मात्र 6 क्वेश्चन। तो चलिए देखते हैं कौन कौन से 6 क्वेश्चन है। तो 24 नंबर क्वेश्चन, अस्थायी अलगाव से आप क्या समझते हैं। ये क्वेश्चन 2018 में पूछा गया था। तो आंसर होगा अस्थायी अलगाव, इसका अर्थ नियोक्ता के प्रयास के कर्मचारियों को नियोक्ता से कुछ समय के लिए दूर करना है। कभी कभी काम की कमी के कारण संस्था अपने कुछ कर्मचारियों का काम से कुछ समय के लिए अस्थायी अलगाव कर देती है। आगे देखिए हम लोगों का 25 नंबर क्वेश्चन, कार्य पर प्रशिक्षण का क्या अर्थ है, मतलब क्या मीनिंग है। तो कार्य पर प्रशिक्षण, कर्मचारियों को कार्य पर प्रशिक्षण देने का उद्देश्य अपने कार्य की वास्तविक परिस्थितियों एवं
आवश्यकताओं से कम समय से परिचित करना है। जब कर्मचारी कार्य पर प्रशिक्षण प्राप्त करते हैं तो वह स्वयं समस्त क्रियाओं को देखते हैं और उन्हीं क्रिया द्वारा सीखते हैं। आगे देखिए हम लोगों का 26 नंबर क्वेश्चन, कार्य पर प्रशिक्षण एवं कार्य से दूर प्रशिक्षण में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो आंसर होगा कार्य पर प्रशिक्षण एवं कार्य से दूर प्रशिक्षण में अंतर। पहला अंतर, कार्य पर प्रशिक्षण का उद्देश्य काम सीखने और सीखने के साथ साथ आय भी प्राप्त करना है, जबकि कार्य से दूर प्रशिक्षण काम सीखने पर अधिक केंद्रित होता है। दूसरा, कार्य पर प्रशिक्षण आर्थिक को व्यावहारिक ज्ञान अधिक प्रदान करता है, सैद्धांतिक ज्ञान कम, जबकि कार्य से दूर प्रशिक्षण से सैद्धांतिक ज्ञान अधिक तथा व्यावहारिक ज्ञान कम प्राप्त होता है। आप इसको आराम से याद कर लीजिए। आगे देखिए हम लोगों का 27 नंबर क्वेश्चन, भर्ती से क्या तात्पर्य है, यह चयन से किस प्रकार भिन्न है। तो आंसर होगा संभावित कर्मचारियों को ढूंढने की प्रक्रिया तथा उन्हें संगठनात्मक में पदों के लिए आवेदन देने के लिए प्रेरित करने को भर्ती कहते हैं। चयन एक ऐसी प्रक्रिया है जो भर्ती के समय बनाए गए संभावित पद प्रत्याशियों के निकाय में से कर्मचारियों को ही चुनती है। आगे 28 नंबर क्वेश्चन, प्रशिक्षण से आप क्या समझते हैं, यह शिक्षा से किस प्रकार भिन्न है। तो आंसर होगा प्रशिक्षण कोई भी ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा कर्मचारियों की दक्षता, कौशल तथा योग्यता को बढ़ाया जाता है। शिक्षा एक ऐसी प्रक्रिया है जो कर्मचारियों के ज्ञान तथा बोध को बढ़ाती है। यह ज्ञान का बोध तथा उसकी व्याख्या है। चलिए आगे देखते हैं। और नेक्स्ट हम लोगों का देखिए 29 नंबर क्वेश्चन, क्या क्वेश्चन है कि नियुक्तिकरण से आप क्या समझते हैं। तो देखिए 3 बार पूछा जा चुका है, मतलब कि ये क्वेश्चन 2014, 2015 एवं 2016 के इंटर की एग्जाम में पूछा गया है, जो कि रिपीटेड क्वेश्चन है, जो आपके 2021 के आने में 100% चांस है, यानी बहुत ज़्यादा चांस है। तो इसका आंसर होगा साधारण शब्दों में नियुक्तिकरण से हमारा अर्थ किसी पद पर किसी उपयुक्त व्यक्ति को नियुक्त करने से होता है। नियुक्ति प्रबंध का एक महत्वपूर्ण कार्य है जो कर्मचारियों की भर्ती, चयन, प्रशिक्षण, मूल्यांकन, क्षतिपूर्ति, विकास तथा उन्हें संगठन में बनाए रखने से संबंध रखती है। चलिए आगे देखते हैं। और यहाँ पे देखिए हम लोगों का चैप्टर 7 निर्देशन एंड डायरेक्टिंग, इससे आपको 4 क्वेश्चन यानी ओनली 4 ही क्वेश्चन की तैयारी करनी है। और नेक्स्ट हम लोगों का 30 नंबर क्वेश्चन नंबर 30, पर्यवेक्षण के महत्व के 2 बिंदु लिखिए। तो आंसर होगा पहला, संसाधनों का कुशलतम उपयोग। पर्यवेक्षक कर्मचारियों से प्रत्यक्ष रूप से संबंधित होता है, अतएव वह उपलब्ध मानवीय तथा भौतिक संसाधनों का कुशलतम उपयोग संभव बनाता है। दूसरा, स्वस्थ औद्योगिक संबंध। पर्यवेक्षक कार्यरत कर्मचारियों तथा प्रबंध के मध्य स्वस्थ औद्योगिक संबंध बनाने में महत्वपूर्ण योगदान देता है। आगे देखिए हम लोगों का 31 नंबर क्वेश्चन, औपचारिक एवं अनौपचारिक संप्रेषण में अंतर कीजिए। एक क्वेश्चन 2015 एवं 2016 में पूछा गया था। तो आंसर होगा औपचारिक एवं अनौपचारिक संप्रेषण में अंतर। पहला देखिए औपचारिक, यह अधिकार तथा दायित्व के औपचारिक ढांचे पर आधारित होता है। इसका निश्चित मार्ग होता है। इसमें संदेश का प्रेषण प्रायः लिखित रूप में होता है। यह संगठन के उद्देश्यों को ध्यान में रखकर लिया व दिया जाता है। अनौपचारिक, यह व्यक्तियों के पारस्परिक संबंधों पर आधारित होता है। इसका अनिश्चित मार्ग होता है। यह टेढ़े मेढ़े मार्गों से होकर गुजरता है। इसमें संदेश का प्रेषण प्रायः मौखिक रूप में होता है। यह व्यक्तिगत तथा सामाजिक उद्देश्यों से भी प्रभावित होता है। यहाँ पे देखिए हम लोगों का 32 नंबर क्वेश्चन, निर्देशन के किन्हीं 3 तत्वों को समझाइए। तो क्या हो जाएगा आंसर, पर्यवेक्षण प्रबंध के निर्देशन कार्य का एक महत्वपूर्ण तत्व है। इसका अभिप्राय काम पर अधीनस्थों की देखभाल करना और उनकी समस्याओं के समाधान में मदद करना। नेतृत्व, एक प्रबंधक तभी सफल हो सकता है जब वह नेतृत्व योग्यता से ओतप्रोत हो। नेतृत्व का मूल तत्व अनुसरण है, अर्थात वही व्यक्ति नेता बनता है जिसका लोग अनुसरण करते हैं। संदेशवाहन, यह एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को सूचना देने तथा समझाने की प्रक्रिया है। एक प्रबंधक को अपने अधीनस्थों को बार बार यह बताना पड़ता है कि उन्हें क्या करना है, कैसे करना है तथा कब करना है। आगे देखिए हम लोगों का 33 नंबर क्वेश्चन नंबर 33, नेतृत्व से आप क्या समझते हैं, इसकी परिभाषा दीजिए। तो आंसर होगा नेतृत्व का अर्थ, नेतृत्व से आशय किसी व्यक्ति विशेष के उस गुण से है जिसके द्वारा वह अनुयायियों के समूह का मार्गदर्शन करता है तथा नेता के रूप में उनकी क्रियाओं का संचालन करता है। एक नेता के पीछे उसके अनुयायियों का एक समूह होता है जो उसके निर्देशन के अनुरूप कार्य करता है। वास्तव में नेतृत्व में वह क्षमता है जिसके द्वारा उसके अनुयायियों के एक समूह से वांछित कार्य स्वेच्छापूर्वक कराए जाते हैं
और अभी तक हम लोगों ने कितने सब्जेक्टिव क्वेश्चन को कंप्लीट किया, तो 33 सब्जेक्टिव क्वेश्चन को कंप्लीट कर चुके हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और यहाँ पे देखिए हम लोगों का चैप्टर 8 नियंत्रण यानी कंट्रोलिंग। तो मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ कि हम लोग जो है चैप्टर 8 से लेके नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करेंगे। तो यहाँ पे अभी आप लोगों को चैप्टर 8 से लेके आगे का वीडियो दिख जाएगा इस वीडियो पे, तो आप इस पर क्लिक करके देखना स्टार्ट कर